PHP सीखने का हमारा ये चैप्टर 3 है और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं बताता हूँ आपको। चैप्टर 3 में हम लोग सीखेंगे कॉन्स्टेंट क्या होते हैं PHP में, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है PHP का, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स सीखेंगे और स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कि कैसे कौन सी चीजें कैसे काम करती है PHP में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि मैं जैसा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हूँ वैसा ही आप बना लेंगे तो चीजें आसान रहेगी समझने में, और जब आप हम मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे लाइव सेशन में तो मेरे को भी आसान रहेगा चीजें समझाने में। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बना ले आपको अपने जैम फोल्डर में। मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे इंस्टॉल करना है जैम। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ओपन कर लेना है ये फोल्डर को VS कोड में। और साथ ही साथ हमें सर्वर और MySQL को भी स्टार्ट कर लेना है। तो कोड खुल गया और सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा index.php। मैं index.php इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे फाइल का नाम नहीं लिखना पड़े ब्राउजर पे, डिफॉल्ट खुलता है index.php। मैं ये बात फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं एक index.php नाम का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और ये खुल गया मेरा, तो मैं यहाँ से अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये क्या होता है, हमारा एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देता है अपाचे और MySQL डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। फिलहाल हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं दोनों को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और ये हमारा index.php बन के आ गया। अब फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई सा भी PHP कोड लिखने से पहले हमें PHP स्टार्ट और PHP क्लोज लिखना पड़ता है। तो मैं ये लिख लिया PHP स्टार्ट PHP क्लोज। और जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है जिसपे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। PHP में कांस्टेंट क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग क्या है कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब आगे इस PHP में काम करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा या कोई थर्ड पार्टी API यूज करना पड़ेगा। तो उसका क्या होता है, क्रेडेंशियल्स होते हैं जो कि सीक्रेट होता है और वो वन टाइम ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। और अगर चेंज भी होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक चेंज करते हैं जाके कोड में। तो क्या होता है कि उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ जाता है आपको कांस्टेंट नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना पड़ जाता है हमें उसके लिए। एक्चुअली इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग इसका नाम देंगे और इसकी वैल्यू देंगे। एक्चुअली ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो उसको कांस्टेंट को यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है डिफाइन। सबसे पहले PHP में लिखना पड़ता है डिफाइन। डिफाइन लिख के हम इसका नाम दे देते हैं। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ चैनल नेम। और आपको बता दूं कांस्टेंट का नाम ऑलवेज हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। तो मैं अगर चैनल नेम लिखना पड़ेगा मुझे तो C चैनल नेम, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो नाम हो गया हमारा कांस्टेंट का, जो कि मेरे कांस्टेंट का नाम क्या है, चैनल नेम। और इसकी वैल्यू क्या होगी, चैनल नेम कोड विथ कोड। ये एग्जांपल के लिए मैंने वैल्यू भी ले लिया और इसका नाम भी ले लिया। अब इसका यूज क्या है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इसको हम लोग कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन करते हैं, चीजें कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, उसको यूज करते हैं पूरी इंटायर पेज जहां भी हमें यूज करना पड़ता है। जहां भी हमें चैनल नेम प्रिंट कराना होगा तो हमें इस कांस्टेंट को हम लोग कॉल करेंगे चैनल नेम को। ठीक है, और चैनल नेम में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे कोड विथ कोड प्रिंट हो जाएगी। तो अभी मैं डिफाइन कर दिया कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको, और ये सिर्फ और सिर्फ विदाउट वेरिएबल, जैसे डॉलर वेरिएबल लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे लिखना है और सेमीकोलन लगाना है। ये एक तरह से वेरिएबल ही है, लेकिन इसके सामने आगे डॉलर नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है। ये कोड विथ कोड हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे हार्ड कोडेड चेंज ना करें। ठीक है, तो अगर मैं इसको इको करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है ब्राउजर पे। लोकल होस्ट और मेरा जो डायरेक्टरी है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ PHP चैप्टर, इस बार मैं चैप्टर 3 पे काम कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने चैप्टर 3 को एंटर किया और ये देखिए कोड विथ कोड आ गया, यानी कि चैनल का नाम आ गया। मैं यहाँ पे प्रिंट किया था चैनल नेम, तो चैनल नेम आ गया। तो अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप कि आपको डिफाइन समझ में आ गया होगा क्या होता है।
ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स पीएचपी में 5 होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। राइट, तो ये सब आप सी एंड सी प्लस प्लस में देख चुके होंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इन सबका सिंबल साइन क्या होता है मैं वो बता देता हूं। सबसे पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर एस्ट्रिक्ट जिसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, और ये डिवीजन, और एक और होता है मॉड। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं तो पीएचपी में यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं? एक होता है एंड, दूसरा और, एंड तीसरा होता है नॉट। इनको आप ऐसे भी लिखते हैं पीएचपी में, जैसे मैं बताऊं, इसको आप नॉट का सिंबल भी लिख सकते हो, सिंपल ऐसे नॉट को। अगर आप और लिखना है तो आप और को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड को ये। तो पीएचपी में दोनों चलता है, आप एंड लिख दो तो भी ये एंड की तरह काम करेगा, और लिख दो तो भी और की तरह काम करेगा, या फिर डबल पाई लगा लो तब भी ये और की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर में क्या होता है? ये होता है असाइन ऑपरेटर, डबल, ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर, ये होता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेटर देन, लेस देन। ये मैं अभी सिंबल बता रहा हूं, अभी आगे मैं बताऊंगा इन सब का यूज करके। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये सारे 5 ऑपरेटर्स हैं, और 5 ऑपरेटर्स के ये सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में अभी। तो बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं, और इसको देखने के लिए आपको 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर करने वाले हैं, तो आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूंगा num1, और इसमें वैल्यू में डाल देता हूँ 67। एंड एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे num2, और इसमें मेरी वैल्यू है 90। ठीक है, अब फर्स्ट ऑपरेटर का यूज करके मैं बताता हूं। सपोज आपको करना है इन दोनों का सम, तो उसके लिए आप लिखेंगे इको $num1 प्लस num2। दोनों वेरिएबल को ऐड करके जो भी होगा रिजल्ट हमें बता देगा ये। तो लेट्स चेक आउटपुट। तो हमें सबसे पहले इसके लिए सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा लोकल सर्वर है। एंड MySQL को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आगे की वीडियो में यूज करेंगे। ठीक है, अब ब्राउजर पे चल के आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है? लोकल होस्ट स्लैश, और मेरे फोल्डर का नाम है PHP ट्यूटोरियल चैप्टर 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चैप्टर 3। ठीक है, आप देखें कि ये शम होके आ गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 157 ऐड होके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 157 मुझे इको मिल गया है, ये दोनों का सम। अब इनका ऐसे ही आप यहाँ पे अगर आप माइनस लगा देंगे तो ये सब्सट्रैक्शन के जैसा काम करेगा। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेट्स चेक। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है -23। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, ये देखिए 23 आ गई, सब्सट्रैक्शन में देख लिए। और इसी पे
इन्हीं दोनों वेरिएबल पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन देना है, जैसे मैं बता चुका हूँ ऊपर में, और मैं इसको करता हूँ तो आप कर लेना, इतना ही आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। फिर एक और बचा डिवीजन। तो डिवीजन वाला आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये डिवीजन का आउटपुट है, इतना लंबा, ठीक है। तो लास्ट वाला है मोड। मोड करता हूं इनके बीच में, 67। और मोड क्या होता है, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर शेषफल, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। अगर वो निकालना होगा तो आप मोड का सिंबल यूज करके निकाल लोगे मोड, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो मैं अभी इनका यूज करके बताता हूँ कैसे यूज करना है PHP में। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है num1 जिसमें वैल्यू है 3, ठीक। एक दूसरा वेरिएबल है num2 जिसमें वैल्यू है 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूं, if $num1 and $num2 इक्वल टू 10, तो क्या होगा, ये कोड चलेगा। मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर की कोड चलेगी, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं कोड विथ कोड, ठीक है। मैं यहां पे लगाता हूं सेमीकोलन। ये देखिए, मैं इसको बोला हूं अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब एंड होता है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो कोड चल जाएगा, और नॉट का मतलब ही होता है कि ट्रू ना ही हो, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं इसको बोला हूं कि num1 एंड num2 दोनों बराबर हैं 10 के। तो आप यहाँ पे देख लें, ये 10 है, ये 15 है, बराबर नहीं है, तो ये कोड नहीं चला, राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं और, तो क्या होगा, num1 बराबर है 10 के और num2 बराबर नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाता है, और ठीक है। तो मैं अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कोड विथ कोड, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। और क्या होता है, और दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है इफ कंडीशन। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन को ट्रू होना जरूरी होता है, तब जाके एंड कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे होंगे एंड और नाउ अब लास्ट बात करते हैं नॉट का। तो मैं इसको बोल रहा हूं num2 नॉट इक्वल टू 10 हो तो इसमें इसको प्रिंट करना, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ नॉट इक्वल टू 15, अभी num2 में क्या है, 15 है, और मैं इसको बोलता हूँ कि num इक्वल टू नॉट 15 नहीं हो तो इसको प्रिंट करना। तो अगर ये कंडीशन num नॉट इक्वल टू 15 है तो ही एल्स चलेगा, लेकिन num2 में तो 15 है, यानी कि ये फॉल्स होगा कंडीशन, और कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा इफ नहीं चलेगा। तो ये देखिए हमारा इफ नहीं चला, हमारा कोड विथ कोड प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई। तो नॉट भी समझ गए। आई होप कि आपको एंड और एंड नॉट तीनों क्लियर हो गए होंगे, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, काफी जगह यूज होता है कोडिंग में। बात करते हैं असाइन ऑपरेटर का। तो असाइन ऑपरेटर में इक्वल टू होता है, मतलब सिंगल असाइन। अच्छा, ये ये डबल इक्वल टू इसमें नहीं होता है, डबल इक्वल टू कंपेरिजन में आ जाएगा, यहाँ पे हाँ कंपेरिजन में आ जाएगा, ये यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं होगा। एक होता है असाइन, सिंगल इक्वल टू मतलब असाइन, ठीक है। हम एक वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, वो उसको बोलते हैं असाइन, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
एक होता है कि ऐड करने के बाद असाइन कर दो, मतलब एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद उसी वेरिएबल में असाइन करने हैं, ये होता है ऐड प्लस असाइन। और उसके बाद क्या होता है सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, मतलब सब्सट्रैक्ट करके और उसके बाद उसको असाइन कर देना है सेम वेरिएबल में। और इसी तरह एक और होता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू असाइन, इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे असाइन, स्ट्रिक्ट असाइन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करके सेम उसी वेरिएबल में असाइन कर देने का, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं ऊपर वाला वेरिएबल ही यूज कर लेता हूं फिलहाल। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि num1 असाइन 10 मैंने किया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 10 है मैं इस वेरिएबल में डाल रहा हूं। एक ये वेरिएबल num1 क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैं एक वैल्यू डाल रहा हूं जो कि 10 है, और यहाँ पे num2 है जिसमें मैं 15 डाल रहा हूं, यानी कि असाइन कर रहा हूं नंबर 2 को, और नंबर 1 को 10 असाइन कर रहा हूं और नंबर 2 को 15 असाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया असाइन। अब आते हैं ऐड करके असाइन करना, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इको, और मैं यही वेरिएबल यूज कर लेता हूं ऊपर वाला ही num1, और मैं इसको बोलता हूं num1 प्लस असाइन 30। ठीक है, अभी आप देखें num1 में क्या है 10 है, अभी के कंडीशन में num1 में मैं क्या डाला हूं 10 डाला हूं, और मैं अभी क्या किया num1 में क्या डाल रहा हूं 30 प्लस करके, यानी कि जो num1 में जो वैल्यू है उसमें मैं 30 ऐड करके फिर से num1 में डालना चाहता हूं, यानी कि नंबर 1 में फिर से मैं 30 ऐड करके डालना चाहता हूं जो पहले से जिसमें 10 है। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 40। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आया 40, क्योंकि पहले से इसमें 10 था और मैं 30 और ऐड करके उसी वेरिएबल में डाल दिया, तो ये 40 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप सब्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हो। सपोज मैं num1 में से 30 घटाऊंगा तो कितना होगा ये वैल्यू, अगर मैं 10 में से 30 घटाऊंगा तो -20 आएगी वैल्यू। एक मिनट में ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला कमेंट करके अभी देखिए -20। ठीक है, वो ये हो गया सब्सट्रैक्ट करके उसी वेरिएबल में पुराने वेरिएबल में ही असाइन करना। ठीक है, आप ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन वाला भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर दिया, और फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर लेता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे इको डॉलर, इस बार num2 से खेल लेते हैं थोड़ा, num2। इसमें क्या करता हूं मैं स्ट्रिक्ट का साइन लगाता हूं, असाइन का साइन लगाता हूं, और मैं क्या बोलता हूं कि भैया इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैं क्या बोला 15 पहले से है num2 में, और मैं बोल रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से num2 में डाल दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू num2 में है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से num2 में डाल दो, यानी कि इसको बोलते हैं वेरिएबल का ओवरराइड। ठीक है, पहले वेरिएबल में 15 था, अभी वेरिएबल में 15 3 45, यानी कि अभी वेरिएबल में 45 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा वैल्यू ओवरराइट हुई, वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट हो गई। ये देखिए 45 हो गया, यानी कि पहले 15 था, अभी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 45 हो गया, num2 का वैल्यू ओवरराइट हो गया, इसको ओवरराइट भी बोलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो ये 3 होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि डबल इक्वल टू को प्रोग्रामिंग में हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगल इक्वल टू आप लिख रहे हो तो इसको असाइन बोलेंगे, अगर डबल इक्वल टू लिख रहे हो तो इसको इक्वल टू बोलेंगे, इवन ट्रिपल इक्वल टू भी लिखोगे इसको भी इक्वल टू ही बोलेंगे विथ डेटा टाइप। ये क्या करता है कि डेटा टाइप को भी चेक करता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो अभी क्या है बारी बारी से तीनों को देखते हैं। इन तीनों का भी यूज करने के लिए मुझे यही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, मेरे पास मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, मैं यहां पे रख लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगी आप लोगों को, और मैं इसको बोलता हूं यहां पे इफ, और मैं यहां पे क्या करता हूं num1 ग्रेटर देन $num2,
मैं ये चेक कर रहा हूं क्या नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से। तो आप बताओ नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से? नहीं, क्योंकि नंबर 1 में 10 है और नंबर 2 में क्या है 15 है, तो नंबर 1 बड़ा नहीं है। तो क्या होगा इसके अंदर की जो, यानी कि ये क्या चेक कर रहा है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो मैं ये चेक कर रहा हूं यहाँ पे कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड में लिखूंगा वो ट्रू नहीं होगा। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा एक्चुअली। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वो, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब मैं यहां पे लेस देन का सिंबल लगाता हूं। क्या नंबर 1 छोटा है नंबर 2? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से? हाँ छोटा है भैया, क्योंकि नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 15 है, यानी कि नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से। तो अभी क्या है, ये कंडीशन हो गई ट्रू और हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। ये देखिए code.com प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो अब एक लास्ट बचता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी यूज कर लेता हूं मैं। क्या नंबर 1 नंबर 2 दोनों बराबर है? मैं ये यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ क्या दोनों बराबर है? नहीं है, एक में 10 है एक में 15 है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये भग गया क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अंदर की कोड चलेगा ही नहीं इसके। ठीक है, तो अब मैं दोनों को कर देता हूं सेम। मैं कर दिया दोनों को बराबर। अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कंडीशन हो गई ट्रू, चूंकि नंबर 1 नंबर 2 दोनों बराबर है, तो कंडीशन हो गई ट्रू और हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चल गया। लास्ट टाइम हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे। और मैं बता दूं, कोडिंग सीखने के लिए आपको पेन और कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, आपको लैपटॉप लेके बैठने की जरूरत है या कंप्यूटर। ठीक है, तो आप कंप्यूटर लेके बैठना हमेशा और डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना। कोई कॉपी पेन में लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। और मैं अभी भी नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूं, तो मैं खुद डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर में डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आप भी पेन और कॉपी लेके नहीं बैठना है, लैपटॉप लेके बैठना है। जमाना चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो जाओ। ठीक है, तो बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। जैसे सिंबल से ही पता चल रहा है हमें, तो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, और ये इसमें भी प्रकार होते हैं। जैसे कि आप इसमें क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि वैल्यू असाइन होने से पहले उसमें ऐड कर दो एक वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि सपोज मेरे पास वही सेम वेरिएबल, हमारा घिसा पीटा जो वेरिएबल है, और मैं ले लिया वेरिएबल 10 जिसमें एक वैल्यू 10 है। मैं इधर की ये सारे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यही पे बता रहा हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सपोज इस नम नाम के नम 1 में 10 है। अभी क्या है, मैं असाइन कर दिया 10 नम 1 में। ध्यान से समझना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी मैंने इसको 10 कर दिया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नम 1 और इसको बोल दे रहा हूं मैं प्लस प्लस। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं इसको वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लिखा, यानी कि इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। राइट, कि पहले वेरिएबल फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करना। पहले वेरिएबल की वैल्यू आएगी फिर इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 से होता है, मींस 1 से इंक्रीमेंट या तो एक वैल्यू से डिक्रीमेंट। सपोज इसमें 10 है, तो अगर ये इंक्रीमेंट हुआ होगा तो हो गया होगा 11। अगर मैं डिक्रीमेंट करता तो 9 हो जाता। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं क्या किया, नंबर 1 में 10 डाला। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। उसके बाद मैं नंबर 1 को क्या कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मैंने या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, सॉरी ये। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब एक से ही इंक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि नम 1 में क्या वैल्यू है, इको $num1। अभी नम 1 में क्या वैल्यू होगी, सी 11। नम 1 में क्या वैल्यू है, 11। 11 कब हुई कि मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब आपको प्री इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट से हटाना है, सॉरी नम 1। ठीक है, और यहां पे आपको डबल प्लस लगा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 ऐड कर दो इस वेरिएबल में, पहले ही ऐड कर दो।
ठीक है, नंबर 1 में पहले ही ऐड कर दो 1, तो अभी भी वैल्यू हमारा क्या आएगा 11 ही। ठीक है, तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट समझ गए, सेम ऐसे ही होता है डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस मुझे लिखना है बस। तो अभी क्या आएगी डिक्रीमेंट के टाइम पे 9, और ये देखिए 9 आ गई। क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम प्री डिक्रीमेंट। और अगर मैं इसको लास्ट में लगा दूं, वेरिएबल के लास्ट में लगा दूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इन डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू होगी वो 9 ही होगी, चेंज नहीं होगा। तो अभी आप ऑपरेटर्स पूरी पढ़ लिए डिटेल्स में। आई थिंक इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और कोई सा भी लैंग्वेज सीखने के लिए एक ना गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। एवरी पॉइंट पे मैं हेल्प करूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो अभी क्या है कि हम कांस्टेंट देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी देख लिए। ठीक है, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, अरिथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो अभी क्या है, ये हमारा फुल हो चुका है, तो मैं एक दूसरा बना लेता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं home.php। ठीक है, और यहां पे मैं PHP स्टार्ट और PHP क्लोज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अब कोडिंग हम लोग करेंगे। और इस अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड एस एल्स। ठीक है, तो जो होता है ना सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये इफ एल्स और एल्स इफ जो है ना, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है और सेम सिंटेक्स यूज होता है। तो आप इसको एक बार सीखो इस PHP में, और ढंग से सिखाऊंगा मैं। उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इफ को यूज करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है इफ, और ये लिखने के बाद इसको चाहिए कंडीशन। ये इफ को क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। ये बोल रहा है कि मुझे कंडीशन दो, तो मैं इसको कंडीशन क्या दूं। फिलहाल के लिए इसके हार्ड कोडेड, इसको क्या बोलते हैं हार्ड कोडेड, में इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही हार्ड कोडेड ट्रू लिख दिया। ठीक है, कि तुम भैया तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, तुम ट्रू हो। या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख दो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, ट्रू। 1 + 1 2 होता है, और वो भी देख रहा है कि क्या 2 = 2 है, तो 2 है भैया, ट्रू है। या ये लिख दो आप, या एक और मैं बताता हूं आपको, 1 = 1 लिख दो, तब भी इसका भी मतलब होता है ट्रू। सॉरी, इक्वल टू, इसका भी मतलब ही होता है ट्रू। ठीक है, तो ऐसे इसको बना सकते हो। लेकिन आगे की प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे नहीं लिखना पड़ता है, हमें वेरिएबल्स के साथ चेक करना पड़ता है कि ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हुआ, तो ये चलाना ऐसे। ठीक है, तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। सपोज, और जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तब का ये एग्जांपल है रियल लाइफ, और मुझे अभी भी याद है। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एज, और इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूं 18, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ में गया, मैं बोल रहा हूं कि क्या इफ एज इक्वल टू 18 है, तो यानी कि इफ ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। एज में 18 है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाला हूं 18 एज नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो 18 है, ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होता है ना, तो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इफ के स्कोप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रन होगा अगर कंडीशन इफ वाला ट्रू हुआ तब। नहीं होता है तो नहीं होता है, इसके अंदर की कोड रन नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, इको योर एज इक्वल टू डॉट, और मैं बोलूंगा $एज। ठीक है, तो मैं दोबारा से समझा रहा हूं कि इसका मतलब होता है कि इफ हम लोग जब यूज करते हैं, जब हमें कंडीशन चेक करना होता है कि क्या जो हमारा वेरिएबल में जो वैल्यू है, क्या एक हार्ड कोडेड वैल्यू, या फिर आप यहाँ पे दूसरा कोई और भी वेरिएबल लाके डाल दो, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, या आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी यूज करके कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या बराबर है, जब ही ये कोड चले, नहीं तो कोई काम ना हो। तो अभी क्या है, ये बराबर है तो हमारा अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। मैं जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा,
तो ये हमारा इंडेक्स ही लोड हो रहा है अभी तक। मैं इसको बोलूंगा होम डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये देखिए योर एज 18, यानी कि कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर घुसा और इसने ये कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। किसने? कंट्रोलर ने। कंट्रोलर क्या करता है? हमारा पीएचपी में कंट्रोलर टॉप टू डाउन चलता है ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इस वेरिएबल को अगर आप नीचे कर दोगे, यहां पे डाल दोगे, तो क्या होगा कि हमारा पीएचपी एरर दे देगा, क्योंकि वो बोलेगा कंट्रोलर कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड। लेट्स सी, ये देखिए हमारा वार्निंग आ गया कि डॉलर इज वेरिएबल नॉट डिफाइंड। और कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना, अगर आपको डिबग करना आता है तो आप उस प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आपको एरर पकड़ में आना चाहिए कि एरर क्या बोल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर इज, और वही मैं इसको नीचे कर दिया इसलिए क्योंकि हमारा पीएचपी क्या करता है? टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होता है, हमारा कंट्रोलर टॉप टू डाउन चलता है पीएचपी में। ठीक है, तो ये इफ समझ में आ गई आप लोगों को। अब इफ के साथ ही आता है एल्स। एल्स कभी अकेला नहीं आएगा, आप ध्यान में रखना, एल्स कभी अकेला नहीं आएगा, इफ के साथ ही आएगा। तो हुआ यूं कि मैं इसको बोल दिया, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। डॉलर एज ही लेते हैं, एज 2, और इसमें मैं डाल देता हूं 20। ठीक है, वैल्यू मैंने डाल दिया एज 2 में 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे चेक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या एज बराबर है एज 2 से? नहीं है भैया, इसमें 18 है, इसमें 20 है, कैसे बराबर है? नहीं है बराबर। तो क्या करना, अगर बराबर हुआ था तो ये कोड चला था ना, अगर बराबर नहीं है तो कोई कोड नहीं चला उस टाइम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बराबर हो तो ये कोड चले, बराबर ना हो तो कोई और आपका प्री डिफाइंड कोड चले, तो उसके लिए आप एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा यू आर इन एल्स। ठीक है, यानी कि आपका इफ नहीं चला, आप एल्स में हो। लेट्स सी, यू आर इन एल्स। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं एज बराबर है एज 2 के, नहीं, क्योंकि एज में 18 है, एज 2 में 20 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि हमारा एल्स चल गया। ठीक है, ऐसे ही इसी के साथ अब मैं बता दूं कि इफ के बिना ये दोनों अधूरा है, बिना इफ के ये इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इफ लिखना ही पड़ेगा, उसके नेस्टेड इसको बोलते हैं, उसके अंदर ही इसकी ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इफ इल्स आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं नेस्टेड इफ इल्स क्या होते हैं। मतलब अभी तो आप एक कंडीशन चेक कर रहे थे, आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर एक और कंडीशन चेक करूं, फिर एक और कंडीशन चेक करूं, तो उसके लिए उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ इल्स। ठीक है, तो ये इफ इल्स को ही मैं नेस्टेड बना देता हूं फिलहाल, और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी को देख के ही क्वेश्चन पूछना। और मैं इसी का कॉपी बना लेता हूं नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट किया और अनकमेंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ। और जैसे ही मैं इफ लिखा तो ये बोल रहा है मेरे को कंडीशन दो, कंडीशन दो, कंडीशन दो, ये चिल्ला रहा है। तो भैया मैं कंडीशन दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। और मैं यहाँ पे क्या बोल दिया इसको कि लो भैया कंडीशन, और मैं इसको बोल देता हूं कि ग्रेटर देन। ठीक है, अभी क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई एज 1 बड़ा है एज 2 से, जब ही ये चलना। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि यू आर इन एल्स इफ। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप चाहते हो कि दोनों कंडीशन ट्रू, मान लो ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, आप चाहते हो कि एक और जो ये दोनों ट्रू ना हो तो मेरा एक दूसरा कोड है वो चले, तो आप एल्स लिखोगे इसके साथ। सबसे लास्ट में एल्स लिखना है। अगर आप नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हो तो एल्स सबसे लास्ट में आएगा, सबसे नीचे आएगा। ठीक है, आप इसके अलावा और भी यहाँ पे इसको लिख सकते हो, और भी कंडीशन दे सकते हो इसको। ठीक है, सपोज आपको एक और यूज करना है तो एक और यूज कर सकते हो। मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी चेक कर लो। ठीक है, यू आर इन सेकेंड। ठीक है, और ये रहा इको, और मैं यहां पे बोल देता हूं यू आर इन एल्स। मीन्स ना आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ, ना ये कंडीशन ट्रू हुआ, ना सबसे इफ वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो आप एल्स में पहुंच गए। ठीक है, अब ये सेमीकोलन के लिए चिल्ला रहा है तो मैं इसको सेमीकोलन दे दूं पहले। ठीक है, अभी ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कौन सा ब्लॉक चलता है। मैं अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हूं, लेकिन देखते हैं कौन सा ब्लॉक चलता है। ठीक है,
तो ये चला यू आर इन एल्स 2 में। अब देखो एल्स 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एज लेस देन एज 2। हाँ भैया छोटा ही है, एज 18 है और एक एज 2 20 है, यानी कि छोटा है, यानी कि हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि इसमें नहीं गया और बाकी कोई ब्लॉक्स नहीं चला। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स काफी ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, और कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई सा भी, आप पाइथन ले लो, जावा ले लो, पीएचपी ले लो, फ्लटर ले लो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोड को रन कराना होता है और पर्टिकुलर कंडीशन के साथ तो हम यूज करते ही करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब देखते हैं पीएचपी में लूप्स कौन कौन से होते हैं और उनके यूज क्या है। ठीक है, तो पीएचपी में लूप फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। आई होप कि आप फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल सी एंड सी प्लस प्लस में कॉलेज में पढ़े होंगे, राइट। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे फ्यूचर में। सी एंड सी प्लस प्लस में ये लूप है। एक नया लूप आता है इसमें फॉर ईच लूप, और ये फॉर ईच लूप हमें ऑब्जेक्ट पे यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन सब का यूज कहाँ पड़ता है, कब पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा। जैसे कि हमारा होम हो गया, इंडेक्स हो गया, तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम ही रख देता हूँ loops.php। ठीक है, इसमें हम लोग लूप्स के बारे में ही बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, और मैं इसको लेके आ जाता हूँ कि हमें कौन कौन से लूप पढ़ने हैं। ठीक है, और मैं यहाँ PHP स्टार्ट और PHP को क्लोज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर लूप की, क्योंकि ये मेरा फेवरेट लूप है और मैं हमेशा यूज करता हूँ फॉर लूप ही। इसमें क्या है कि मुझे काउंट वगैरह कंट्रोल, मेरा पूरा कंट्रोल होता है फॉर लूप पे, इसलिए मैं हमेशा फॉर लूप यूज करता हूँ। बाकी सारे लूप एक ही जैसा काम करते हैं कि एक ही मल्टीपल डेटा को प्रिंट करने में यूज होता है, लेकिन मैं ज्यादातर फॉर लूप ही यूज करता हूँ। तो मैं बताता हूँ फॉर लूप का यूज। ठीक है, तो पहले लूप को क्यों यूज करते हैं, जब हम कोई सा भी डेटा मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं या मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या मल्टीपल टाइम्स उसको यूज करना चाहते हैं, तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई सा भी काम जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, 10 बार 20 बार। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1, ऐसे ही कॉपी बना के मैं बोल रहा हूँ इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये 5 टाइम्स लिखा हूँ हार्ड कोड। ठीक है, तो इसको क्या, इसी को करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड लिखे और ये 5 बार हमारा प्रिंट हो जाए ऐसे। ठीक है, तो हमारा काम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम हार्ड कोडेड ना करें, वैल्यू और डायनेमिक ही रखें, तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। आई थिंक आपको लूप का कंसेप्ट पता चल गया। फॉर लूप नहीं, इवन आप इसमें से कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो इसको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं बताता हूँ फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ही मैं फॉर लिखा तो हमें ये सिंटेक्स मिल गया फॉर लूप का। फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो मल्टीपल टाइम्स चलेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो अब ये $i क्या है और ये इक्वल टू 0 क्यों है, ये क्यों है, मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं i में क्या डाल दिया, 0। तो अभी i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहां से ये बोल रहा है कि i की वैल्यू को कब तक चलाना है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10 टाइम्स चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है, तो इसलिए मैं 10 लिखा हूँ, लेस देन 10 लिखा हूँ। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू 10 करना पड़ता। ठीक है, यानी कि 10 टाइम्स लूप चलेगा 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, क्योंकि लूप का फर्स्ट इंडेक्स 0 है। मैं यहाँ पे अगर 1 करूंगा तो यानी कि उसका फर्स्ट इंडेक्स 1 होगा। और इंडेक्स आपको मैं बता दूं कि एरे में इंडेक्स वैल्यू मिलती है हमें, तो आगे के वीडियो में हम एरे ही पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये लूप कितने टाइम चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा। इसकी इंडेक्स 0 से 9 होगी, राइट। और ये स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कि मैं अभी बताया था कि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या कर रहा है, i को +1 कर रहा है हर बार। जो भी वैल्यू i में है उसको +1 करके i को ही असाइन कर दे रहा है। मैं अभी पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले।
इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं यहां पे लिखता हूं इको, मैं यही स्टेटमेंट जो ऊपर मुझे प्रिंट करना था मैं इसको 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा हूं। इको num1 इक्वल टू डॉट, और मैं इसको बोल रहा हूं कि $i+1। अब मैं $i+1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे 1 वैल्यू चाहिए और सेकंड इंडेक्स पे 2 चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे 3 चाहिए। तो अभी क्या है, i में 0 है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं इसको 1 किया हूं, तो ऐसे ही ये रिपीट हो जाएगा। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। ये डेमो लूप्स करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, loops.php। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा था। ये देखिए num1 फिर num2 प्रिंट किया इसने, फिर num3 प्रिंट किया। अब इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं हम लोग। और डेकोरेट में क्या करते हैं कि लास्ट में कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम लोग br टैग एक। ठीक है, br टैग को मैं क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है कि हमें इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। इसको बताना पड़ेगा कि हमारा ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, क्योंकि +1 हम लोग किए थे इसलिए। बाकी अगर $i लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक, अब देखते हैं आउटपुट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 तक मुझे मिल गया। यानी कि ये लूप कितने टाइम्स चला होगा, ये लूप चला होगा 10 टाइम्स, और इसकी इंडेक्सिंग क्या हुई होगी 0 से 9 तक। ठीक है, अगर मैं यही यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूं तो आप देखना क्या होगा, 11 एक और बार चल गया ये लूप, 11 तक वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने। तो आई होप आपको फॉर लूप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्हाइल लूप पे। बिल्कुल सेम काम करता है व्हाइल लूप भी, बट इसका कंडीशन अलग होता है। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप से जस्ट ऊपर हमें एक इंडेक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे मैं उसमें $i लिया था, तो आप इसमें $j ले लो, कोई सा भी नाम का वेरिएबल लेके उसमें आपको क्या करना है, आप चाहो तो 0 असाइन कर सकते हो, आप चाहो तो 1 असाइन कर सकते हो। एक्चुअली हमें कंडीशन फॉल्स करनी है कि 10 टाइम्स के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है, जब ये वैल्यू 10 टाइम्स तक प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम इसके जैसा आउटपुट आएगा जो हमारा फॉर लूप का आउटपुट आ रहा था, हमें उस सेम आउटपुट लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे j की वैल्यू मैं असाइन कर दिया 0, और सेम वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूं, और क्या बोलता हूं इसको, अब मैं बोल रहा हूं कि j की वैल्यू जब तक व्हाइल क्या होता है, व्हाइल मतलब जब तक j की वैल्यू लेस देन 10 है, यानी कि जब j की वैल्यू 10 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 10 पे भी नहीं चलेगा, 9 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। यानी कि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब इसके अंदर की चीजें प्रिंट होगी। ठीक है, तो सेम कोड में यहां पे भी प्रिंट कर लेता हूं। ठीक है, अभी ऊपर में मैंने कोड कमेंट कर दिया। अब व्हाइल लूप का आउटपुट देखते हैं। ये देखिए बोल रहा है num1 नॉट डिफाइंड, बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, हम लोग क्या लिए हैं, वेरिएबल j लिए हैं, और हम यहाँ पे i प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे j लिखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो वैल्यू आ गई, बट आप इसमें देख रहे हैं कि वैल्यू का क्या है 1 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 1। ये इनफाइनाइट लूप चल गया। क्यों ऐसा हुआ, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, ये लूप चल रहा है, इनफाइनाइट तक चलेगा। आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसकी कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हुई। ठीक है, इसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं, हमेशा j में 0 ही है, और ये हर बार 10 से छोटा ही है। तो इसको कंडीशन फॉल्स करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर बार $j की वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अभी j में वैल्यू 0 है। ठीक है, आपके यहाँ पे आने के बाद चेक होगा कंडीशन, 0 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, आएगा, ये प्रिंट होगा। फिर 0 क्या बन जाएगा 1, क्योंकि मैंने क्या किया, 0 को पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, तो 0 क्या बन गया 1। अब फिर 1 जाएगा, चेक होगा क्या 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से आएगा, प्रिंट होगा। फिर 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे आने के बाद 2 बन जाएगा। तो ऐसे ही ये
जे की वैल्यू हम बढ़ा बढ़ा के इंक्रीमेंट कर करके 10 पहुंचाएंगे। जब ये 10 होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। इसलिए ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच चुका था और हमारा सर्वर भी हैंग करा दिया इसने। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए आप 10 टाइम्स ही चला लूप, बिल्कुल सेम आउटपुट आया जो हमारा फॉर लूप दिया था। ठीक है, बिल्कुल सेम आउटपुट आया। ठीक है, आते हैं डू व्हाइल लूप। इसको मैं कमेंट करता हूं और सेम आउटपुट डू व्हाइल लूप से भी हमें अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो ठीक है। अब इसमें हमें जो कोड रन कराना है और भी बिल्कुल व्हाइल जैसा ही होता है, बस ये ऊपर की कंडीशन हमें नीचे लिखनी पड़ती है। ये जो कंडीशन चेक होता है ना वो बाद में चेक होता है, प्रिंट पहले हो जाती है चीजें। इसमें क्या है कि जो कोड आपको प्रिंट कराना है ना, सपोज मुझे ये प्रिंट कराना है और ये वेरिएबल लिया है, तो मैं ये वेरिएबल को ही यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको 0। ठीक है, ठीक है, अभी ये वेरिएबल में 0 है। तो हुआ क्या कि पहले ये प्रिंट होगा, अब यहाँ पे मुझे ए करना पड़ेगा। राइट, मैंने ए कर दिया यहाँ पे भी। तो पहले क्या हो गया, पहले ये प्रिंट हो गया यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि $i में $a में जो वैल्यू है वो छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, तो फिर ये दोबारा प्रिंट होगा। ऐसे ही कंडीशन चेक होएगी। जब ये फॉल्स होगा कंडीशन, तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल व्हाइल जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है कि कंडीशन चेक होने से पहले ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है फर्स्ट टाइम। एक बार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही कंडीशन चेक होता है। तो अब आपको बताता हूं कि इन दोनों में से, तीनों में से कौन आपको यूज करना चाहिए। सपोज आपके पास एक कंडीशन है जिसमें आप एक बार तो कोई कोड चलाना ही चाहते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो आप डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट बचा फॉर ईच लूप। ठीक है, अब देखते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले एरे बनाना पड़ेगा। उस एरे की वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे फॉर ईच लूप से। राइट, और फॉर ईच लूप से हमें कुछ कंडीशन वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कब चले। वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि नंबर ऑफ ईच एलिमेंट तक इसको चलना है। फॉर ईच लूप का नाम से ही क्लियर है कि ईच एलिमेंट तक इसको चलना है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट में, एरे में जितनी वैल्यू है उतना टाइम्स इसको चलना है। हमें पहले से इसको काउंट बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। उससे पहले हमें एक एरे बनाता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं डेटा, ARRAY एरे। और एरे आप दो तरीके से बना सकते हैं PHP में। एक तो आप यहाँ पे एरे लिख के और ब्रेसेस देके इसके अंदर एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप दूसरा ये कर सकते हैं। आप दोनों मेथड सीखना चाहिए, कभी भी कोई सा मेथड काम आ सकता है। डायरेक्ट आप बिग ब्रैकेट का यूज करके एरे को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 एक एलिमेंट डाला, फिर दूसरा एलिमेंट 10 स्ट्रिंग बनाया मैंने 20 इंटीजर डाला, तीसरा एलिमेंट कोड विथ कोड डाला। बस 3 ही एलिमेंट का मैं फिलहाल एक एरे लिया हूं और ये हमारा एरे। हम इसको फॉर ईच लूप से प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ईच लूप। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हमें वेरिएबल का नाम दो और उसकी की एंड वैल्यू दो। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ वेरिएबल का नाम। हमारे वेरिएबल का नाम ये है और इसकी की क्या मांग रहा है, क्योंकि हमारा अगर वैल्यू एसोसिएटिव एरे होता तो हमें की देनी पड़ती, लेकिन हमारा एसोसिएटिव एरे नहीं है, डायरेक्ट। अब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा एसोसिएटिव एरे क्या होता है, इंडेक्स एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। अभी फिलहाल हमारा ये इंडेक्स एरे है, तो हमें वो की देने की जरूरत नहीं थी, हमें बस वैल्यू देनी है। ठीक है, ये हमारा डेटा एरे हुआ और हमारी वैल्यू हुई एज ए वैल्यू। अब हमें ये सारी वैल्यू इसमें मिल जाएंगी वैल्यूज में। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं इको वैल्यू इक्वल टू $this। कॉन्केटिनेशन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं तो ये एरर दे देगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आउटपुट इज। ठीक है, वैल्यू 10, वैल्यूज 20, वैल्यूज कोड विद कोड। ठीक है, अब मैं इसको आप देखें कि मैं कहीं भी नहीं बताया कि मेरे पास आपको इतना टाइम्स चलाना है, आपको +1 करना है, -1 करना है। मैं इसको कुछ नहीं बोला, मैं डायरेक्ट इसको अपना एरे दिया और
ये सिंटेक्स ही होता है एज वैल्यू, वो हमारे एरे को जितनी वैल्यू होगी एक एक वैल्यू निकाल निकाल के हमें दे देगा, और जब तक देगा जब तक एरे खाली ना हो जाए, जब तक वो लास्ट इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर ईच लूप। अब रहा हमारा स्विच स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, तो अब स्विच स्टेटमेंट देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूं इसको अपने प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में मैं इसका भी एग्जांपल बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके लिए मैं एक नया पेज बना लेता हूं, और उसका नाम मैं रख देता हूं स्विच, SWITCH, स्विच, यही स्पेलिंग है ना? हाँ, ठीक है, switch.php। ठीक है, अब यहाँ पे PHP का कोड लिखने से पहले मैं PHP स्टार्ट और PHP क्लोज कर लेता हूँ, और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये? स्विच। स्विच क्या करता है, और स्विच क्यों हमें यूज करना चाहिए, और स्विच कहाँ यूज होता है, और स्विच का ये बेसिक यही सिंटेक्स है स्विच का, और इसी सिंटेक्स को हमें समझना है कि स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्विच क्या चाहिए? स्विच को सबसे पहले चाहिए एक वेरिएबल, जिसमें कि आप वैल्यू दिए होंगे कि ये हम मेरी वैल्यू है, और इस केस पे आपको जाना है। स्विच में क्या होता है? स्विच में होता है केस और ब्रेक, और एक हमारा डिफॉल्ट केस होता है जो जिसमें ये केस, कोई सा भी केस मैच नहीं हुआ तो हमारा डिफॉल्ट केस चल जाता है उस केस में। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले एग्जांपल सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सेम इसी वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन। अभी मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में मैं क्या डाल दिया? स्ट्रिंग वैल्यू मैंगो इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे आएगा और ये देखेगा कि इसमें मैंगो कहाँ है केस में। अब मैं और केसेस बना लेता हूँ, इसमें आप मल्टीपल केस बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई सा भी केस मैच नहीं हुआ तो हमारा जो एक डिफॉल्ट केस होता है वो एग्जीक्यूट होता है। राइट, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ APPLE एप्पल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MANGO मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। राइट, ये सारे के सारे फ्रूट्स के नेम है। अब क्या है कि हम इस वेरिएबल में डाले हैं मैंगो। अब वेरिएबल, अब हमारा PHP का कोड क्या होता है? टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होता है। तो वेरिएबल में वैल्यू क्या है? मैंगो। यहाँ पे आएगा स्विच, और स्विच में आएगा, देखेगा कि इसमें क्या है वेरिएबल में मैंगो, तो यहाँ पे जाके केस मैच करेगा। क्या ये मैंगो है? नहीं है, तो ये कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहेंगे ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एप्पल सेक्शन, केस लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज एप्पल केस। ठीक है, और इसी तरह इसको भी मैं लिख देता हूं दिस इज मैंगो केस। ठीक है, और सॉरी यहां पे डी नहीं होगा। ठीक है, और मैं इसको भी लिख देता हूं दिस इज बनाना केस। ठीक है, और हमारा एक और रह गया ग्रेप्स। एको दिस इज ग्रेप्स केस। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हम फ्रूट के नाम देंगे, अगर इस केस किसी केस में मैच हुआ तो वही उसी केस का कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। मींस आगे का केसेस चेक नहीं होगा हमारा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी मैंगो लिख दोगे ना, यहाँ पे भी मैंगो लिख दोगे तो ये कोड नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ऊपर ही मैंगो मिलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके ब्राउजर पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या आना चाहिए? दिस इज मैंगो केस। और हमारा ये लूप्स खत्म हो गया है। switch.php दिस इज मैंगो केस, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या डाला है? मैंगो, और ये मैंगो इस केस में मैच हो गया। यहाँ पे भी मैंगो उसको मिल गया और ये एग्जीक्यूट हो गया, बाकी ब्रेक हो गया। ठीक
ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये डिफॉल्ट कंडीशन में कब जाता है। दिस इज डिफॉल्ट केस, राइट। अब मैं यहाँ पे मैंगो की जगह पे मैंगो के स्पेलिंग ही मिस्टेक कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैंगो चू, ठीक, सपोज। अब देखते हैं ये जाएगा डिफॉल्ट केस में। देखिए दिस इज डिफॉल्ट केस। क्यों गया डिफॉल्ट केस में? क्योंकि इसको मैंगो टू किसी केस में नहीं मिला, ना ही फर्स्ट केस, ना ही सेकंड केस, ना ही लास्ट केस, किसी केस में इसको मैंगो टू नहीं मिला, तो इसलिए डिफॉल्ट केस चला दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रैप्स, इस वेरिएबल को मैं वेरिएबल में डाल देता हूँ ग्रैप्स, जो कि यहाँ पे चेक हो रहा है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, दिस ग्रैप्स केस को इस छूट गया, यहाँ पे इट छूट गया, सॉरी, दिस इज ग्रैप्स केस, ठीक है। तो मिलते हैं अपने चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 में। थैंक यू।